हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, मेरे इस वीडियो सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आप लोगों को एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का तरीका बताना चाहता हूँ कि हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें प्रॉपरली। तो अब हम लोग आ गए हैं सेकंड टॉपिक पे 1.2। प्लीज़ जिस तरह से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा, प्लीज़ उसी तरीके से एनसीईआरटी को भी रीड करिए ताकि हम लोग प्रॉपरली एक चैप्टर को कवर कर सकें। ठीक है, और देन अगर एक बार आपका रिवीजन हो जाता है तो आप इसके लिए दूसरी बार फास्ट फॉरवर्ड करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं अगेन एंड अगेन, ताकि आपका रिवीजन बार बार होता रहे और मेंटेन्ड रहे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो एनसीईआरटी जो होती है वो इनको 5 तरीकों में डिवाइड करती है, 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिवाइड करती है। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीडी रिएक्शन। फिफ्थ होती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन फिफ्थ। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ मेन केमिकल रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। इन लोगों को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इनके नाम को ध्यान से सुन लीजिए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सड़ना। कोई अगर चीज़ दो तीन टुकड़ों में टूट जाएगी, हम इसे डीकम्पोजिशन कह सकेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना। रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? 2 बार डिस्प्लेस हो जाना, 2 बार आपका चेंज हो जाना। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है, इसलिए इनको सुनकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इनके नाम से ही सब कुछ देखना है। तो प्लीज़ रिमेंबर, इनके नाम में ही सारा मतलब छुपा हुआ है। इनके एक एक वर्ड को आप ढंग से समझिए। पूरी आपको जो है रिएक्शन के टाइप्स और रिएक्शन के जो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. हम क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कि एक एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होते, बट होता क्या है? उनका बस रीअरेंजमेंट होता है। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। कोई नए एटम्स नहीं आते या नहीं, या कोई नई, ये जो एटम्स हैं वो कहीं चले नहीं जाएंगे, डिसअपियर नहीं होंगे या कोई नए एटम्स नहीं आएंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो क्या होता क्या है इनके अंदर? कोई पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज़ नहीं आती है या कोई वहाँ से चीज़ डिसअपियर नहीं होती है, गायब नहीं होती है, बल्कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ताकि नए सब्सटेंस बन सकें। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जब रिएक्शन होगी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंस आपको मिलेगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। तो चैप्टर 3 एंड 4 में हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। बेसिकली आप बॉन्ड्स को 2 हिस्सों में बांट सकते हो। अभी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, जो कि हमें इस बुक में पढ़ने हैं चैप्टर 3 एंड 4 में। तो अभी से ही याद कर लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स और आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। ये भी अभी के अभी याद कर लीजिए। सो प्लीज़ रिपीट। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। इनको हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट, नेम ही कहता है कि चीज़ें जो हैं वो कंबाइन होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर अगर एक प्रोडक्ट आपको दे दें तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है चूने में पानी डालना। जब आप चूने में पानी डालते हैं तो क्या होता है?
जब आप चूने में पानी डालते हैं तो आपको पता है कि जब आप इसको टच करोगे तो हीट बहुत रिलीज होती है। तो चूने का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो वाटर H2O। अगर ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो ये हमारी पूरी केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर हमने क्या किया, चूने के अंदर पानी डाला, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई, और बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है। तो CaO का जो कॉमन नेम है वो है क्विक लाइम। प्लीज रिमेंबर क्विक लाइम, या इसे आप सिंपली लाइम भी बोल सकते हो। क्विक लाइम इज द केमिकल और द कॉमन नेम फॉर चूना, ठीक है। वाटर तो बताइए H2O से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेकेड लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ने यानी कि क्विक लाइम ने जब वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या मिल गया, हमें स्लेकेड लाइम मिल गई, और बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आगे भी ये बहुत बार यूज़ होने वाली है, तो अभी से ही इसको याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो देखिए, तो जब हम लोग वाइट वॉश करते हैं, जब चूना लगाते हैं हम लोग अपनी दीवारों पे, तो क्या होता है कि जो चूना है उसको हम लोग एक बड़ी सी कंटेनर में लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, और यही रिएक्शन जो है यहाँ पर दर्शाई हुई है। जब हम चूने को दीवार पे लगा देते हैं, पोत देते हैं उसको, तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा वाइट नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करता है, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। थोड़ी देर बाद, सूखने के बाद क्या होता है, जो आपका चूना होता है वो एकदम चमकने लग जाता है। उसका रीज़न देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेकेड लाइम, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, स्लेकेड लाइम बनाती है, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये विगरस रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ही जल्दी रिएक्शन होती है इसकी, और हीट क्योंकि रिलीज होती है इसलिए इसको विगरस कहा गया है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, स्लेकेड लाइम। इसीलिए क्या है, ये एक केमिकल, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप बोलोगे व्हेन two or more reactants combine to form a single product, this type of reaction is known as a कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉक्स है इसके अंदर दिया हुआ है कि कैसे जो आपका चूना है जब आप दीवार पे उसे अप्लाई कर देते हो तो वो ब्राइट कैसे हो जाता है। तो आपको पता है कि जब हमने चूने में पानी मिला दिया तो क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, मतलब स्लेकेड लाइम। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोग दीवार पे अप्लाई कर देते हो, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही जो होता है वो इसको एक ब्राइट कलर जो है इसको इम्पार्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो आपका जो दीवारें हैं वो चमक उठती हैं, बोल उठती हैं, ठीक है। और साथ में वाटर भी यहाँ पर रिलीज होता है जो कि बाद में इवेपोरेट हो जाता है। वाटर भी रिलीज हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो दीवारें क्यों चमकती हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन जो कि दीवार पे होती है। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेकेड लाइम, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ स्लेकेड लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13। तो यहाँ पर रिएक्शन के हर रिएक्शन के नाम वर्ड्स में हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। तो 1.13 हमारी ये रिएक्शन थी यहाँ पर जो हमने देखी। अब हम देख रहे हैं 1.14, तो इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो ये रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे चूना लगाने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करती है एयर के अंदर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि क्या बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए ऑन द वॉल। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। ये 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद बनता है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। और ये क्या करता है, दीवार को एक बहुत ही शाइनी फिनिश देता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का भी केमिकल फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी केमिकल फॉर्मूला ये है, मार्बल का भी यही केमिकल फॉर्मूला है। तो दीवार पे आप कह सकते हो कि मार्बल लगा रहता है 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है। लेकिन बहुत ही पतली सी परत होती है मार्बल की, आप ये कह सकते हो। तो अब यहाँ पर कुछ और केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो
कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन जो है वो बर्न करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया है कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को आप बर्न करोगे तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर कार्बन को बर्न कर रहे हैं, कोयले को बर्न करोगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के रिएक्शन पे क्या बनाएगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वाटर H बनाने के लिए H2 प्लस O2 को, दोनों क्या हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इनको अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे और लो टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, इट विल लिक्विफाई इनटू वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आप इसमें प्रेशर और लो टेम्परेचर रखोगे तो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कल जो हमने वीडियो में किया था, हमने जब रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया था तो उसके अंदर यहाँ पर कुछ उसकी डिटेलिंग रह जाती है। डिटेलिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों को उसको कुछ और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए। जो रिएक्शन हमने लिख दी है बैलेंस करने के बाद, उसे और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए। तो लेट मी गो थ्रू दिस टॉपिक ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू मेक अ रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, हमें रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। तो हम लोग को केमिकल फार्मूले के साथ क्या लिखना पड़ता है, उनका फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ता है। फिजिकल जैसे कि आपके पास कोई भी केमिकल फार्मूला है, H2O आपके पास एक केमिकल फार्मूला है, इसके आगे आप क्या लिखोगे, लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अगर वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में है तो आप क्या लिखोगे, H2OG, H2O गैस। तो इस तरह से हम लोगों को हर केमिकल फार्मूला के आगे उसका स्टेट लिखने पर क्या होता है, द रिएक्शन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। रिएक्शन जो है वो और ज़्यादा सूचनात्मक हो जाती है, उसमें और हमें अच्छी सूचना जो है मिल सकती है। द गैसेस, लिक्विड एंड एक्वस सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं देखिए, गैसेस है, लिक्विड है, एक्वस है, और सॉलिड स्टेट एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस G, L, AQ, S रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे नोटेशंस हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जिसमें गैसेस भी है, लिक्विड भी है, एक्वस भी है, सॉलिड भी है। तो यहाँ पर हम इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन इफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। तो अगर हमारे पास द वर्ड एक्वस, सॉरी आई एम सॉरी फॉर द मिस रीडिंग, वर्ड एक्वस लिखेंगे जब क्या होता है, जब हमारा सोल्यूशन जो है वो पानी में घुला हुआ है, या जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं जो हैं वो पानी में ही बन रहे हैं, घुले हुए। तो जब हम यहाँ पर रिएक्शन कोई भी ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो पानी में घुल के बन रहे होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसके आगे एक्वस लिखेंगे। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो समझ में आता ही है, बट एक्वस को थोड़ा समझना और इम्पॉर्टेंट है। अब एक रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है जो कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, साथ साथ में यहाँ पर उसके स्टेट भी दिए हुए हैं। आयरन हम सॉलिड स्टेट में लेंगे, वाटर गैसियस स्टेट में लेंगे। आयरन जो है सॉलिड, आयरन ऑक्साइड सॉलिड स्टेट का होगा, और जो हाइड्रोजन है वो गैस के स्टेट में निकल के बाहर उड़ जाएगा। तो नोट द सिंबल्स G इज यूज विद वाटर टू इंडिकेट दैट इट इज दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग वाटर के आगे हम लोग G लगा रहे हैं, इसका मतलब वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग यहाँ पर स्टीम यूज़ कर रहे हैं, ना कि वाटर यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज स्टीम, एज यू नो, स्टीम के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, यूजली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिकल स्टेट को मेंशन करने की, जब तक उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लेकिन हम लोग फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग जब भी ज़रूरत हो तो हम लोग स्टेट्स को ज़रूर मेंशन करें। दूसरी चीज़ जो रिएक्शन में मेंशन करने की होती है वो होता है कि भाई हम लोगों को टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। अब जैसे कोई रिएक्शंस होती हैं, उनके जब वो हो रही होती हैं तो वो कभी कभी हमें उनके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस भी तैयार करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई रिएक्शन जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही होती है, वो रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे ना होकर बल्कि हाई टेम्परेचर पे होगी, तो हम लोग को यहाँ पर रिएक्शन होते समय हम लोग को टेम्परेचर की कंडीशन, टेम्परेचर जो है जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। साथ में जो जिस प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है हमें वो भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट,
ये भी मेंशन करना पड़ता है। अभी कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है वो एक रिएक्शन के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती है। तो इम्पॉर्टेंट है क्या याद करना, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, इन्हांस कर देता है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट। तो इसके अंदर हम लोग देखा कि ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था जो कि मैंने मिस कर दिया था। यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि हम लोग जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की स्टेट्स भी मेंशन करेंगे और साथ में जिस टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है हम वो भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो एरो है आपको बताइए क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगर डबल एरो आपके पास होती है, डबल एरो, तो इसका मतलब होता है कि द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन जो है वो वापस भी उल्टी भी हो सकती है, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पर हमने क्या किया, एरो के ऊपर सनलाइट लिखा है और नीचे क्लोरोफिल लिखा है। ये जो है रिएक्शन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रही है, तो ये रिएक्शन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन की कुछ कंडीशंस को और उनके फिजिकल स्टेट और सिंबल्स को लिखना सीख लिया, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग किस पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम जब कर रहे थे तो हमने देखा, क्या देखा हम लोगों ने कि इतना हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, सॉरी यहाँ तक हमने कॉम्बिनेशन की रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। अब लेकिन हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज़ होती है। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है, उन रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जहाँ पर बहुत सारी हीट रिलीज़ हो रही है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब भी आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, ठीक है, सिलेंडर के अंदर भी एक प्रोपेन गैस होती है जो कि आप बर्न करते हो, ठीक है। और जो भी आपके नेचुरल जैसे एलपीजी और एलएनजी, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दो गैसेस डिफरेंट हैं, और ये दोनों गैसेस जो है नेचुरल गैस के एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये जो नेचुरल गैस है जब आप बर्न करते हो, समझ लो यहाँ पर सपोज मीथेन को बर्न किया है, मीथेन जो है नेचुरल गैस का आपका नेचुरल गैस को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो उसको आप जब बर्न जब करोगे तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। याद रखना गाइज, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप कोई भी सब्सटेंस को बर्न करते हो तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो कोई भी सब्सटेंस जब जो है रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक ऑक्साइड ज़रूर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ भी कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड वाटर। डू यू ऑल्सो नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन हम लोग लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। जब खाना हम खाते हैं तो खाना जो है पचने के बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में पूरी बॉडी में घूमता है, ठीक है। हमारी बॉडी के हर सेल को क्या चाहिए होती है, हमारी बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब हम लोग जो ग्लूकोज है उसका जो फुल कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है वो होती है एनर्जी। तो हम लोग ग्लूकोज क्यों कंज्यूम करते हैं, फॉर गेनिंग एनर्जी। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में टूटता है और फिर बाद में उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हो रही है हमारी, उसका यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जहाँ पर क्या करें, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 वाटर में, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है रिलीज होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया है एक्सोथर्मिक प्रोसेस का वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे येस, बिकॉज यहाँ पर NCERT के अंदर 3 हमें कह सकते हो एक्सोथर्मिक के एकदम क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, वो फर्स्ट चैप्टर का मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि
कई लोग जो हैं छोड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट थिंक इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसा हिडन टॉपिक है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एनसीईआरटी वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जहाँ से लोगों को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, और लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है सीबीएसई की। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दी एग्जाम्पल्स। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं, नेचुरल गैस की बर्निंग, रेस्पिरेशन और वेजिटेबल मैटर का डीकम्पोजिशन, जो कि सब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में भी हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एज अ नेम सजेस्ट, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना। तो जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है, जब कोई चीज़ सड़ जाती है, जब कोई चीज़ टूट जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीकम्पोजिशन को मैं यहाँ पर पहले ही 3 हिस्सों में बांट देता हूँ समझाने के लिए। पहली जो रिएक्शन है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब ये है कि भैया हीट करके, फ्लेम्स के अंदर आग लगा के हम लोग किसी चीज़ को डीकम्पोज करेंगे। दूसरा मेथड है कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से डीकम्पोज करेंगे, तो हम लोग इसको, सेकंड टाइप है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसको बोलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जो है हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। तो हमारे पास 3 तरीके से डीकम्पोजिशन होने वाली है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है ये वाली, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो ये रिएक्शन है वो एक्टिविटी का पार्ट है। जो ये एक्टिविटी यहाँ पर लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप, वो यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में भी लिख दी गई है। तो रिएक्शन में ये लड़की देखिए क्या कर रही है, इस लड़की ने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने क्या लिया है, आयरन सल्फेट लिया है। आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ओ माय गॉड, तो मतलब वो चला गया, ठीक है, 1 मिनट। आयरन सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट को जब आप हीट करते हो, आग लगाते हो नीचे से, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसका कलर चेंज होता है। यहाँ पर कलर चेंज जो है वो देखने को मिलेगा आपको। ग्रीन कलर से वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। ब्राउन कलर है यहाँ पर, ब्राउन कलर नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। तो ग्रीन कलर से क्या हो जाएगा, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिमेंबर दैट कि जब हम लोग ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 और गैसेस रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन का कौन सा टाइप है। अभी अभी हमने पढ़ा 3 टाइप्स के रिएक्शंस हैं इसके अंदर, थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा है फोटोलाइटिक, टीईपी। प्लीज़ रिमेंबर दिस टीईपी निमोनिक, क्योंकि हम लोग इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को याद करने के लिए इसको समझेंगे। थर्मल डीकम्पोजिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आग लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जिसको आप हीट करते हो, आप इसको आप ऑब्जर्व भी कर चुके होंगे कि जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसमें से कुछ चीज़ जो है उड़ जाती हैं और कुछ चीज़ नीचे रह जाती हैं। वैसे ही इस रिएक्शन में यहाँ पर जो ये लड़की है वो कोई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ को बर्न कर रही है और यहाँ पर से कुछ वेपर्स निकल रही हैं। तो कुछ चीज़ें तो उड़ जाएंगी, कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो जब भी थर्मल डीकम्पोजिशन होगी, याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग कोई भी कंपाउंड जब लेंगे, चाहे हम आयरन सल्फेट लें, चाहे हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लें, या हम लोग यहाँ पर थर्ड सब्सटेंस लें हमारा लेड नाइट्रेट, जो भी हम तीनों सब्सटेंस लेंगे हम क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे। कहाँ पर, आग के ऊपर रखकर हीट करेंगे। क्या होगा कि कुछ सब्सटेंस जो है, रेसिड्यू जो है वो रह जाएगा और कुछ सब्सटेंस जो है वो उड़ जाएंगे। तो कुछ गैसेस बनेंगी और कुछ रेसिड्यू यानी कि सॉलिड सब्सटेंस हमारे लिए बचा रहेगा। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हीट कर रहे हैं। आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारा बच जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो उड़ रही हैं। याद रखना, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है और ये जो है वो ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होती हैं वो वेपर्स होती हैं और वो उड़ जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर की ऑडोर को सूंघ सकते हैं जब हम लोग इस रिएक्शन को करेंगे तो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन या की रिएक्शन है।
तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें भी कुछ चीज़ रह जाती है और कुछ चीज़ उड़ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में रह जाता है और उसकी एक दूसरी कार्बन की ऑक्साइड जो है वो उड़ जाती है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे आपको इसे याद रखना है। पहली चीज़ आपको देखनी है कि भाई यहाँ पर हम लोग जब सल्फेट ले रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड उड़ रही हैं। जब यहाँ पर कार्बोनेट ले रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रही है। तो जो भी हम लोग आयन ले रहे हैं, यहाँ पर सल्फेट का आयन ले रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड उड़ेगी। यहाँ पर हम कार्बोनेट का आयन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी। तो कौन सी गैस उड़ने वाली है उसको याद करने के लिए आप प्लीज़ नेगेटिव वाले आयन की तरफ देखेंगे। कार्बोनेट का आयन हमारा नेगेटिव आयन है, यहाँ पर सल्फेट का आयन हमारा नेगेटिव आयन है, तो वही वाली गैस जो है वो उड़ रही है। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो बिकॉज ये याद करने का मेरा तरीका है। ठीक है, और साथ में क्या बच रहा है, देखिए जब आप किसी भी सल्फेट को हीट कर रहे हो तो बच क्या रहा है, ऑक्साइड बच रहा है। यहाँ पर भी जब आप एक कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो क्या बच रहा है, तो भी एक ऑक्साइड बच रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्शियम का ऑक्साइड बच जाएगा और कार्बन का ऑक्साइड उड़ जाएगा। उसी तरह से जब आप आयरन सल्फेट को हीट करोगे तो आयरन का ऑक्साइड बच जाएगा और सल्फर का ऑक्साइड उड़ जाएगा। तो रिमेंबर कि क्या उड़ जाएगा क्या बच जाएगा। लास्ट रह जाता है हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, लेड नाइट्रेट जो होता है वो एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। और जब आप इसको हीट करते हो, ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनाता है, ये एक ऑक्साइड बनाएगा। जिस तरह से पहले दो सब्सटेंस में हमने देखा कि आयरन सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं वो आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, वैसे ही लेड नाइट्रेट भी क्या करता है, लेड ऑक्साइड बनाता है और इसमें से भी कुछ गैसेस जो हैं वो उड़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट का आयन है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड उड़ रही है। वहाँ पर क्योंकि कार्बोनेट का आयन था वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी थी। वहाँ पर सल्फेट का आयन था तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड उड़ी थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाइट्रेट का आयन है तो क्या कौन सी ऑक्साइड उड़ रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उड़ रही है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सेप्शन इन तीन रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ लेड नाइट्रेट के साथ आता है। याद रखना यहाँ पर एक और चीज़ कि नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं ये ब्राउन फिल्म्स होती हैं, ये ब्राउन कलर की होती हैं। और आप देखोगे जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो इसमें से ब्राउन धुआं निकलेगा, ब्लैक धुआं नहीं निकलेगा, यहाँ पर ब्राउन धुआं निकलेगा। तो तीन हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम लोग क्रिस्टल्स ले रहे हैं कुछ सब्सटेंसेस के और उनको हीट कर रहे हैं आग के ऊपर, फ्लेम्स के ऊपर, और हमारे पास कुछ गैसेज रिलीज हो रही हैं और कुछ चीज़ रह जा रही है। ज़्यादातर आप जो भी चीज़ ले रहे हो उसका ऑक्साइड रह जाएगा और उसकी जो आपकी नेगेटिव आयन होगा उसका ऑक्साइड उड़ जाएगा। तो इसको याद करने का यही तरीका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको कलर चेंजेस भी बता दिए हैं। इन एक्टिविटीज़ के अंदर यही सब लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए, उसको बॉयल पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसे टोंग से हम लोग पकड़ेंगे और क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमारा लेड नाइट्रेट में से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। तो ये भी क्या है, हमारा डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बड़ी सी चीज़ जो है, बड़ा आयरन ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पर एक सब्सटेंस एक कंपाउंड है। और क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड जो है टूट रहा है कई सारे टुकड़ों में। एक सब्सटेंस जब कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। लेड नाइट्रेट जो है वो भी लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर टूट रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरी टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम कोई ना कोई चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक मग लिया हुआ है, इस मग के अंदर हमने 2 होल्स किए नीचे और हमने क्या किया, इसके अंदर बैटरी को अटैच किया और यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा ली हैं और इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर से कवर कर दिया है। जब हम लोग वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर जो है वो 2 चीज़ों से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अपने वाटर जो है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैसेज जो हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आप मग के अंदर होल करके इलेक्ट्रोड लगाओगे और उसको एक बैटरी से कनेक्ट करके और इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब रखोगे, उसके बाद जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, आपको 2 गैसेज कलेक्ट होंगी। आप देख सकते हो कि ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन है और कम क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है। क्योंकि आप देखते हो जब आपके पास H2O होता है तो हमेशा आपके पास एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आपको 1:2 के पार्ट में ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन होते हैं। तो 1 पार्ट होता है आपका ऑक्सीजन और 2 पार्ट होता है आपका हाइड्रोजन। तो आपको जो गैसेज मिलेंगी यहाँ पर डीकम्पोजिशन के बाद वो भी 1:2 के पार्ट में ही होंगी, ठीक है। अब हम बात करें लास्ट वाली रिएक्शन के बारे में, जो कि है आपकी फोटोलाइटिक, जहां पर आप सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करोगे, आप सब्सटेंस को डीकम्पोज करोगे। तो सनलाइट को प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर के कंपाउंड को रखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं, हम लोग सिल्वर आयोडाइड भी ले सकते हैं। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड लेते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन जब आप इस वाइट कलर के सिल्वर को आप एक चाइना डिश या पेट्री डिश में धूप में रख देते हो। चाइना डिश जो होती है वो चीनी मिट्टी की कटोरी होती है, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने अपने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जो कि वाइट कलर का है। जब सनलाइट इस सिल्वर क्लोराइड पे पड़ती है तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और जो क्लोरीन जो है वो गैस बन के उड़ जाती है और आपको पूरी यहाँ पर एक ग्रे कलर की चांदी की पूरी परत जो है वो बची रह जाती है, वो आपको दिखती है। तो आप क्या कर रहे हो, सिल्वर क्लोराइड को कटोरी में रख रहे हो, उसको और धूप में रख देते हो। धूप में रखने के बाद क्या होता है कि वो सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन जो है वो उड़ जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो डीकम्पोज हो रहा है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी डीकम्पोज हो रहा है। द अबव रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन कहाँ पर यूज होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। याद रखना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन इनमें से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो आप बोल सकते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। पूछा जाएगा कि भाई सिल्वर क्लोराइड को अगर हमने रख दिया है धूप में तो क्या बनेगा और ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है, तो आप बोल सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है और इसके अंदर हमें सिल्वर मिलेगा। कलर चेंज जो है वो वाइट से ग्रे कलर में हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो उड़ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को डीकम्पोजिशन रिएक्शन आई थिंक पूरा क्लियर हो गया है, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ डिस्कस कर ली है। लास्ट जो पॉइंट या लास्ट जो पैराग्राफ इसमें रह जाता है वो ये है, वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। हमने देख लिया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हीट वाली को हमने बोला थर्मल, लाइट वाली को बोला हम लोगों ने फोटो, और इलेक्ट्रिसिटी को बोला हमने इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फिर हमने तीनों तरह से हमने डीकम्पोजिशन को देखा। तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, एनर्जी चाहिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस याद रखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पहले पढ़ लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी वीडियो में, और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एंडो मतलब हो गया हमारा इन और एक्सो मतलब हो गया हमारा आउट। जो जब हीट रिलीज हो रही है, आउट हो रही है, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसे बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है। तो जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ओवरऑल, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और इससे पहले हमने क्या पढ़ ली, हमने एग्जाम्पल देखे किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है। ये टॉपिक जो एक्सो और एंडोथर्मिक है, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अलग से नहीं दिया गया है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने स्टेट जो है लिखने का तरीका सीख लिया कि हम लोग स्टेट कैसे लिखेंगे। हमने रिएक्शन के अंदर जो हमने स्टेट जो है स्पेसिफाई कैसे करेंगे। हमने देखा कि हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को कैसे मेंशन करेंगे। फिर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंटिन्यू करते हुए हमने इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। इसमें 3 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा कंबस्शन इंपॉर्टेंट है, मीथेन गैस को हमने कंबस्ट किया, बर्न किया, मीथेन गैस को बर्न होते हुए देखा, रेस्पिरेशन देखा, और एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है वो देखा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एज अ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा। पहला हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, और इनके हमने एग्जाम्पल्स देखे। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं इनको याद करने के लिए प्लीज़ इनको याद कर लिए। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड redox reaction की। So see you in the next video.